अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा इंपोर्टेंट एक अधिनियम आता है विच इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1919। लेकिन ये भारत परिषद, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, भारत परिषद अधिनियम इसको कहा जाता था, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, बड़ा इंपॉर्टेंट परिषद अधिनियम था। लेकिन इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपके सामने लिखा हुआ है, उसका नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसे क्या कहते थे? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले और मिंटो सुधार के नाम से जानते थे, विच इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका, क्यों ऐसा इन दोनों के नाम क्यों लिए गए, कोई खास वजह थी? वजह ये थी कि लॉर्ड मार्ले जो थे, ये जो मॉर्ले जाम लिखा हुआ है, ये भाई साहब थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सचिव थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत राज्य के सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो वाज द वायसराय ऑफ इंडियन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के समय में जो वायसराय सबसे बड़ा आदमी था यही था। इन दोनों ने मिलकर के कुछ रिफॉर्म किया और उन्हीं रिफॉर्म को कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। पहली बात तो इन्होंने, इसका नाम क्या रखा गया, मैंने पहले ही बताया आपको, काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी परिषद की संख्या बढ़ाई गई, 60 मेंबर कर दिए गए थे उसमें, परिषदों की संख्या बढ़ाई गई थी। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसी काउंसिल की वजह से, इस एक्ट की वजह से किसी इंडियन आदमी को, किसी भारतीय राज्य को आदमी को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई। अब आप बोल रहे हो कि सर उससे पहले 3 लोग क्या थे? फिर पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को पहली बार इन्वॉल्व किया गया था। अगर ये पढ़ते वक्त आपके दिमाग में, जहन में एक चीज आ जाए कि सर वो महाराजा पटियाला वटियाला कौन थे, फिर वो उनको भी तो लाया गया था, वो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे और वहां पर बहुत लोग होते थे। वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको आज की तारीख में बोलूं कि लोकसभा में पहली बार किसी को लाया गया, ये व्यक्ति कभी होता नहीं था, पहली बार लोकसभा में विदेशी व्यक्ति, इंडियन व्यक्ति को लाया गया, वो तो 1861 हो गया। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि पहली बार मंत्री परिषद का मेंबर किसी इंडियन को बनाया गया, तो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री बनते हैं, मंत्री अगर बना दिया गया तो बहुत बड़ा पोस्ट होता ना। तो पहली बार वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी कार्यकारी परिषद में भारतीय व्यक्ति को जोड़ा गया, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बने थे विधि अधिकारी, लॉ मेंबर बने थे, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था कि अब इंडियंस आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक देयर ओन डिसीजन, भारत के लोग खुद ही अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे थे, धीरे धीरे पावर हमारे पास आ रही थी। ये पहला प्रयास था उसका। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की जो बिल्कुल भी सही नहीं थी 1909 के अधिनियम में। वैसे भी 1909 के आसपास की घटना है, मैं आपको बता दूं क्या क्या हो रहा था। कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी गरम दल नरम दल 2 भाग बट चुके थे। गरम दल और नरम दल का नाम सुना ही होगा आपने, एक लिबरल थे और एक एग्रेसिव थे। एक गरम दल थे जिनका मानना था लाल बाल पाल, जिनको बोलते थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल, ये 3 लोगों ने मिलकर के गरम दल बना लिया पूरा। ये लोग एग्रेसिव हो गए थे, इन्होंने बोला कि यार आप निवेदन करके तो नहीं कर सकते, अगर आपको सत्ता चाहिए तो छीननी पड़ेगी, निवेदन करने से कुछ नहीं होगा। और जो लिबरल वाला कैटेगरी था, जो उदारवादी दल था, जिसको बोलते थे हम नरम दल के जो लोग थे, जिसमें सत्यनारायण सिन्हा थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें ये जो मोतीलाल नेहरू थे, दादा भाई नौरोजी थे, और ये जो पुराने लोग थे इसमें सारे लोग बैठे हुए थे। ये लोग क्या बोल रहे थे, ये बोलते थे कि नहीं, हम इनके साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ मिलकर शासन करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन करने की सोच नरम दल की थी। मतलब कांग्रेस बाइफर्केट हो गया था, डिवाइड हो गया था। अब जब कांग्रेस डिवाइड हो रहा है तो अंग्रेजों को तो वैसे ही समझ में आ गया कि भाई डिवाइड हो रहा है, डिवाइड एंड रूल वैसे ही फॉलो कर दो, क्योंकि कांग्रेस अपने में लड़ रहा है, कुछ करेगा नहीं। उसी साल 1906 में 1906 में एक घटना होती है और एक ऐसी पार्टी का निर्माण होता है जो आखिरकार पाकिस्तान मांग लेती है। अभी तो नहीं मांगा, लेकिन सालों बाद मांगेगी। 1906 में एक पार्टी बनी विच इज कॉल्ड मुस्लिम लीग, नाम सुना होगा आपने।
ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी, मुस्लिम लीग बनाई गई थी। ये मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? 1906 में बनाई गई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के दो व्यक्तियों ने बनाई थी। ढाका में बनाई थी। उस समय ढाका बंगाल का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, बंगाल का शहर था ढाका। अब तो बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो ढाका में इसकी स्थापना की गई थी और इनका एक ही मोटिव था कि अगर कांग्रेसी जो बोलेंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो कांग्रेस जो बोलते थे उसके जस्ट अपोज में होते थे और इसी वजह से इन्होंने इसका फायदा उठा लिया। 1909 में क्या किया गया? 1909 में एक तो एक ही 1906 में मुस्लिम लीग बनी ना, तब एक घटना हो रही थी भारत में, बहुत खतरनाक एक माहौल बन रहा था भारत में। और वो माहौल क्या था मैं आपको बता दूं। इनको लग रहा था अंग्रेजों को कि भारत में, बंगाल में बहुत ज्यादा ये लोग पावरफुल हो रहे हैं। जो विद्रोही लोग हैं जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो लोग बहुत पावरफुल हो रहे थे बंगाल में। तो इनने सोचा कि बंगाल को ही क्यों ना दो भाग में बांट दें, क्योंकि उस समय बंगाल में असम का कुछ भाग भी आता था, उड़ीसा का और बिहार का पार्ट भी आता था, तो बंगाल बहुत बड़ा था। तो बंगाल को इन्होंने बांटने की कोशिश की, तो वो उसको बोलते थे बंगाल का विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल। और लॉर्ड कर्जन नाम का एक वायसराय था जो बहुत बड़ा ही खराब था, उसने इसको बांटने का प्रयास किया। उसी के लिए तो भारत के लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था और साथ ही साथ हमने ये जो विदेश के जितने भी फॉरेन की चीजें आती थी इनका बाइकआउट कर रहे थे, होलियां जला रहे थे, अपना देसी चीज पहनेंगे, ये सब हो रहा था। बंग बंग आंदोलन चल रहा था, वंदे मातरम का नारा चल रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। अमार सोनार नाम बांग्ला नाम का एक गीत गाया गया था, वही आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो सब कुछ हो रहा था और मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, हम बंगाल के विभाजन में आपका साथ देते। बिल्कुल इसी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने जब साथ दिया, अंग्रेज को अच्छा लगा कि यार मुस्लिम लीग तो अपने साथ में है। तो वो वैसे भी कांग्रेस अपोज कर रहे थे, मुस्लिम लीग साथ में थे। तो एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल आप सुनोगे, अभी आपको समझा दूंगा मैं क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड पृथक निर्वाचक मंडल। मैं आपको यहां समझा देता हूं कि एक चीज क्या है आखिरकार। अभी मैं आपसे बोलूं कि क्या भारत में आरक्षण है, रिजर्वेशन? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है भारत में तो है। मैं जॉब में, नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। क्या भारत में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है? पॉलिटिकल, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और राज्यसभा में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट्स आरक्षित है। बिल्कुल रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर मान लो जैसे मध्य प्रदेश की देवास सीट है, सब जानते हैं देवास को, मान लो मध्य प्रदेश की देवास सीट है, ये एससी के लिए रिजर्व्ड है। क्या है? रिजर्व्ड है एससी के लिए। तो इसका मतलब यहां से केवल कौन नॉमिनेशन फाइल कर सकता है चुनाव के लिए? नॉमिनेशन कौन फाइल कर सकता है? केवल एससी ही फाइल कर सकता है, दूसरा नहीं। ये तो समझते हैं ना आरक्षण का मतलब क्या हुआ। भारत में लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण है, भारत में विधानसभाओं में एसटी एसटी को आरक्षण है। ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसका मतलब ये होता है कि इस जगह पर केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। लेकिन नॉमिनेशन भले ही एससी का फॉर्म भर दे, लेकिन क्या वोट भी एससी ही देंगे? तो आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता, वोट तो सब देंगे। ऑल वोटर्स कैन वोट इन द इलेक्शन। चुनाव में सभी वोटर्स वोट करते हैं, ये तो आप समझ गए। ये तो बात रही रिजर्वेशन की। लेकिन मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं उसका नाम अभी मैंने बताया था आपको, क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम या कम्युनल इलेक्टोरल, मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचक मंडल। अब इसको समझना है क्या, इसको मिटा देता हूं मैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। अब जरा इसको समझो। जब हम लोग बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब, मान लो फॉर एग्जांपल ये भोपाल एक एरिया है, ठीक है, भोपाल एरिया। भोपाल एरिया में मान लो इतना एरिया जो भरा हुआ है, पूरा ये एरिया जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एरिया है जो मैंने रेड कर दिया पूरा, ये एरिया क्या है? ये मुस्लिम बाहुल एरिया है, ठीक है, इसमें मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं। अब ये कर दिया कि इसको बोल दिया सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब इस एरिया में चाहे खड़ा कोई भी हो, एससी का हो, एसटी का हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन इस एरिया में वोट देने का अधिकार केवल किसको रहेगा? मुस्लिम को मिलेगा।
दैट इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरल वोटिंग। ये आरक्षण से डिफरेंट है। आरक्षण में क्या बोला गया था कि मान लो ये भोपाल की सीट में से 5 सीटें जो है वो रिजर्व कर दी एससी एसटी या किसी के लिए, मुस्लिम के लिए भी कर दी मान लो, तो उसमें खड़े केवल वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वोट तो सब देंगे ना। वोटर कौन होंगे? सब होंगे। सेपरेट इलेक्टोरल बोलता है कि नहीं, खड़े कोई भी हो सकते हैं, वोट केवल वही देंगे जिनका इलाका है। तो ये तो गलत था, ये कम्युनल, ये लड़ाने वाला एक रूल लाए गए थे अंग्रेज, डिवाइड एंड रूल जिसको बोलते हैं ना, ये था वो जिसमें हमको एक दूसरे से बांट रहे थे। भारत में आप देखोगे कभी हिंदू मुस्लिम के राइट्स आपको पुराने नहीं मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल जो था ना, इसकी वजह से बहुत सारे राइवलरीज शुरू हो गई थी, और एक उसमें से एक ये 1909 का मोंटे मॉर्ले मिंटो सुधार भी था। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, पहली बार मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया था। किसके लिए? फॉर मुस्लिम बाहुल एरिया, फॉर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। तो ये लिख देता हूं मैं आपके लिए, मुस्लिमों के लिए लाया गया था। और ये लाने वाला व्यक्ति कौन? ये भाई मिंटो साहब, वायसराय, तो यही। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लाने वाले, कि उसके फादर कौन कहे, किसको कहेंगे? तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जो फादर कहलाएंगे वो कौन कहलाएंगे? वही जो उस समय वायसराय थे। तो लॉर्ड मिंटो इज कॉल्ड, वाज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है। ये कम्युनल राइट्स फैलाने जैसा कुछ था। तो ये शुरुआत इनने यहां से की थी। ऐसा नहीं कि रुक गया था, ऐसा नहीं कि हमारे विरोध करने की वजह से इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आएगा उसमें और बढ़ा दिया। अभी तक तो मुस्लिमों के लिए ही था, 1919 में मुस्लिमों के लिए ही था, लेकिन 1919 का जो 10 साल बाद जो नया अधिनियम आता है 1919 का, उस अधिनियम में तो इन्होंने मुस्लिम के साथ साथ सिखों को भी दे दिया और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया। यूरोपियन जितने भी थे उन सबको भी ये सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया, यानी वो भी वोट करते थे इंडिया में, तो ये सब दे दिया गया। बच्चे फिर क्या है, वुमन बचे हुए, अनुसूचित जाति जनजाति बचे, उसको 1935 में दे दिया। हिंदू कम्युनिटी को, अपर कम्युनिटी को छोड़ करके सभी को इन्होंने अलग से राइट दे दिया था। यही था इनका डिवाइड एंड रूल। इनको समझ में आ गया था कि इनको हम वोट से डिवाइड कर देंगे, तो वोट देने का पावर तो मिला हम लोगों को, लेकिन कुछ इस तरह से मिला जिसे हम लोग हजम नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? क्योंकि हम शुरुआत में ही आप हमको बांट दोगे इस चीज को लेकर कि केवल वोट वही करेंगे वहां पर जिनकी संख्या ज्यादा होगी, तो बाकी लोग माइनॉरिटीज वाले उस एरिया में उनका क्या होगा? तो फिर दिक्कत होगी ना, उनके विकास की तो बात ही नहीं होगी। तो चुनाव में भले वो खड़े हो जाए, वोट जीत थोड़ी सकते वो। उन्होंने पक्का गेम खेला, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं अगले अधिनियम की। अच्छा, लेकिन इस बीच में एक अधिनियम आया था, मैं आपको बता दूं कि 1919 में 11 में क्या हुआ था, 1911 में क्या हुआ था। 1911 में ब्रिटिश किंग जो था वो जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो था वो इंडिया में आया था। जॉर्ज फिफ्थ है, सेकंड, वो इंडिया में आए थे। और इन्हीं के लिए कलकत्ता में द ग्रेट दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड, और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मैं आपको बता दूं, तब तक भारत की राजधानी कलकत्ता ही था। 1911 तक भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी, कैलकटा। और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। कब? ये तभी ट्रांसफर की गई 1911 में, तब दिल्ली ट्रांसफर हुई थी हमारी कैपिटल। तब तक कलकत्ता ही कैपिटल हुआ करती थी। और इसी भाई साहब ने, क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको, जॉर्ज फिफ्थ जो भाई साहब थे, इन्हीं भाई साहब ने साइन किए थे कि ठीक है भाई, बंगाल का विभाजन नहीं होगा, बंगाल को डिवाइड नहीं किया जाएगा। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गीत गाया था उस समय, उसका नाम था भारत भाग्य विधाता। वही हमारे देश का नेशनल एंथम बना बाद में। तो ये यहाँ से जुड़ी हुई कहानी है, तो ध्यान रखिएगा, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट मुद्दा है वो मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोंटेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार। इसमें क्या किया इन्होंने? क्या बोला? पहली बार केंद्र जो था, सेंटर में बाई कैमरल सिस्टम लाए गए। आज भी आप समझते हैं लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा जैसा सिस्टम पहली बार इंडिया में लाया गया। पहले सेंटर में कुछ था ही नहीं, तो सेंट्रल लेवल पर बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनी विधायिका लाई गई। लेकिन नाम उनके लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे, नाम उनके थे विधान परिषद और विधान सभा, यानी जो आज राज्यों में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये नाम पहले सेंट्रल में दिए गए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल का मतलब होता है राज्यसभा और विधानसभा का मतलब होता है लोकसभा।
तो सिमिलर लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा जो थे ये बाई कैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन बाय 1919 एक्ट। लेकिन ये एक्ट तैयार किसने किया था? ये एक्ट तैयार किया था, इस एक्ट का नाम पहले बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये काउंसिल एक्ट नहीं है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीरीज में एक 1919 आएगा, एक 1958 आएगा, 1858 जो पढ़ चुके हैं हम, और आने वाला 1935 आएगा। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किए गए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किए गए। ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सेम सिमिलर लाइक मॉर्ले एंड मिंटो। मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो वायसराय ब्रिटिश इंडिया, इस जगह क्या हो गया? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो क्या थे? वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे। इन दोनों ने मिलाकर बिल करके वापस से एक अधिनियम तैयार किया था विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो लेकर के आए थे, इनने बोला कि बाई कैमरल सिस्टम होगा, दो हाउस होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, याद रख लेंगे सीधा। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और विधान सभा, दो चीज वो लेकर के आए। और इन्होंने सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। ये जो प्रांत थे, प्रांतीय आधार पर, प्रांतों पर, प्रोविंसेस, यूं कहो कि प्रोविंशियल डायरकी वाज इंट्रोड्यूस, मतलब द्वैध शासन की गई। इन्होंने लगातार, इंडियंस लोग मांग तो कर रहे थे कि भाई हमें राज्यों को पावर दो, पावर दो, पावर दो, इन्होंने पावर दे दी। राज्यों ने पावर मांगी थी, इन्होंने पावर दे दी, और पावर इस तरीके से दी कि पावर दे भी दी लेकिन दिया कुछ भी नहीं। कुल मिला के ये था कि राज्यों को जो पावर दी गई थी, उनके सब्जेक्ट जिस पर वो कानून बना सकते थे, काम कर सकते थे, उन सब्जेक्ट को इन्होंने दो भाग में बांट दिया। एक तो था ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। तो एक तो था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व, ये ध्यान रखना, दो भाग में बांट दिया था, रिजर्व और ट्रांसफर्ड, यानी आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। कुल मिलाकर के राज्यों के, राज्य सरकार के जो उस समय प्रांतें होती थी, प्रांत का मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि प्रांत क्या बोल रहे हैं बार बार, प्रोविंशियल क्या है, क्या है, क्या है। आज का जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, प्रांत होते थे पहले, बड़े होते थे स्टेट से। प्रांतों में जो सरकार होती थी उनके पास पावर था कि वो हस्तांतरित विषय जो थे ना, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसी पे डिसीजन ले सकते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट पे वायसराय की काउंसिल लेती थी, गवर्नर और वायसराय की काउंसिल लेती थी। तो वायसराय डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट में भी लेता था पहले, ट्रांसफर पे खाली आप लोग, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे दिए इन लोगों को, राज्य सरकार को विषय ऐसे दे दिए जिनमें पैसा इनकम नहीं होना। जिन जिन चीजों से पैसा आवक होती थी, जैसे टैक्स लगाना या किसी चीज पर रेवेन्यू वसूल करना, लैंड हो गया या नमक वाला कर हो गया, ये सब किसको दे दिया? सेंट्रल लेगी। और शिक्षा, एग्रीकल्चर, शिक्षा पे तो क्या है, शिक्षा से क्या आप कर ले सकते हैं? वो तो देनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब काम किसको दे दिया? अपने राज्य सरकार को दे दिया। अब अगर लोग परेशान भी होंगे तो किसको टोकेंगे? राज्य सरकार को, क्योंकि शिक्षा का काम उनका, सिंचाई का काम उनका, और पैसा वसूलने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेंगे। इसलिए इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना कि द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल लेवल। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, इसलिए इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक चीज और क्या की गई थी, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर रहे थे ना, जो मुस्लिम लोगों के लिए दिया गया था, ये यहाँ पर जस्ट अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, किस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम यहाँ पर दिया गया था। 1909 में केवल किसके लिए दिया गया था? ये मुस्लिम के लिए था, मुस्लिम लोगों के लिए उन एरिया में। 1919 में इसको बढ़ाया गया, बढ़ा करके मुस्लिम तो आगे रखा, ये तो है ही, ये तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या बोल दिया? यूरोपियन भी कर दिया। अब यूरोपियन जितने भी लोग वहां पर इंडिया में थे, ये लोग वोट कर सकते, ये लोग भी वोट कर सकते थे केवल। प्लस सिख कम्युनिटी जो थी, सिख कम्युनिटी के लिए भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरल कर दिया। तो सिखों के लिए, मुस्लिम और यूरोपियन लोगों के लिए भी यहाँ पर अलग से सेपरेट इलेक्टोरल को आगे बढ़ा दिया गया, और ये भी हमारे देश में सेपरेट करने के लिए गया था। ये फूट डालो वाला ही शासन था, ये 1919 में किया गया था। लेकिन 1919 का एक बड़ा खतरनाक था। इसके बाद फिर वो
रॉलेट एक्ट आया था और हमारे देश में बहुत ही खराब घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखना इसको, इस हिस्ट्री में याद कर लेना, टॉपिक बड़े कमाल के हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन है ये, हमारे संविधान से पहले का संविधान तो यही था। इसमें बहुत सारी चीजें की गई। एक चीज तो ये की गई कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, अखिल भारतीय संघ बनाया गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई भारत में जो है, अभी तक भारत भारत नहीं बोल रहे थे, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जान रहे थे, कुछ चीजें थी कंट्रोल में, कुछ चीजें बाहर थी। अब पूरी तरह से पूरे भारत को एक संघ बनाया गया, एक फेडरल बनाया गया कि भारत एक संघ है। तो एक अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया, जिसमें सारी ब्रिटिश इंडिया तो था ही, जिस पर ब्रिटिश का सीधा राज था, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट भी शामिल थे, देसी रियासतों को भी शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी को मिला दो 565 रियासतों को, सबको मिला करके एक संघ बनाया गया, विच इज कॉल्ड इंडियन फेडरेशन या ऑल इंडिया फेडरेशन इसको कहा गया। एक कमाल की चीज इसमें की गई 1935 में कि सब्जेक्ट जो थे उसको डिवाइड कर दिया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया था, विषयों को केंद्र और राज्य के बीच में बांट दिया। अब हम लोग ये बोल रहे हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि शक्तियां जो है वो बांट दी जाए तो ज्यादा अच्छी है। शक्तियां जो है किस किस के पास में है, शक्तियां सेंट्रल और स्टेट के पास में होनी चाहिए थी। तो इन्होंने बोला कि चलो शक्तियां जो है, पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो पावर को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इन्हें सबसे पहले बोला कि एक होगी यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट होगी, जिसको बोलते हैं हम संघ सूची। तो संघ के लिए जो विषय जिस पर कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बोल दिया यूनियन लिस्ट। फिर बोला कि एक लिस्ट होगी विच इज कॉल्ड प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट जिस पर प्रोविंसेस कानून बनाएगी, विच इज प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल लिस्ट। एक तो बना दिया आपने यूनियन लिस्ट, देन अदर बना दिया आपने प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरा बना दिया आपने कॉनकरेंट लिस्ट। बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये चीजें हैं, हमारे प्रेजेंट में भी लागू हैं ये, इसको बोल दिया समवर्ती सूची। यानी सब्जेक्ट जिन जिन पर कानून बनाना है उसको 3 भाग में बांट दिया था। ये 1935 में किया था, और 1935 के बाद ही पहली बार इंडिया में व्यवस्थित तरीके से इलेक्शन हुए थे। 1937 में पहली बार जनता ने वोट किया था, इलेक्शन हुए थे उस समय, और इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ी भारी जीत मिली थी। लगभग 9 या 11 राज्यों के आसपास उनके हाथ में आ गए थे। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग के पास कम था। इसी के साथ 1940 में जब लगा मुस्लिम लीग को कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगे और हमारे निर्णय की यहाँ पर कोई कदर नहीं होगी, इसलिए वजह से पहली बार मुस्लिम लीग ने एक नया नाम उठाया, सेपरेट नेशन, एक नया देश चाहिए हमें, और पाकिस्तान की मांग उठी। लंदन में रहने वाले चौधरी रहमत अली साहब थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। उन्होंने ही ये दिया कि पवित्र लोगों का स्थान, ये पवित्र स्थान जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बहुत ही दुनिया का स्वर्ग जो है वो पाकिस्तान बनेगा, ऐसा उनका विचार था। और 2022 तक आते आते 23 तक आते आते वो स्वर्ग आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि कैसा स्वर्ग है। सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये सब्जेक्ट डिवाइड हो गए, समझ में आ गया। एक बड़ी कमाल की जिसमें कही गई थी कि 1919 में 1919 में इन्होंने क्या बोला था, डायरकी सिस्टम शुरू कर दिया था, द्वैध शासन। ये डायरकी को लेकर बड़े परेशान थे, हमने बोला ये तो खत्म होना चाहिए, इसलिए 1935 में इसको खत्म करना पड़ा, 1935 में इसको खत्म करना पड़ा। आखिरकार 1935 में ये अंग्रेज इतने लिबरल कैसे हो गए, ये अंग्रेज तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे, लेकिन 1935 में आते आते अंग्रेज इतने अच्छे स्वभाव के कैसे हो गए, क्या हुआ, किसने काट लिया भाई इनको। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इतिहास में आप पढ़ोगे कि ये महात्मा गांधी का दौर चल रहा था, बहुत परेशान किया अंग्रेजों को। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में एक तो बोल दिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, अब हमें ऐसी छोटी मोटी आजादी नहीं, आप जाओ हम रहेंगे।
ये वाली मांग उठी। और साथ ही साथ 1930 में महात्मा गांधी ने एक नया सिस्टम चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके कानून को तोड़ेंगे। नमक को उठा करके दांडी में कानून तोड़ा गया था 15 मार्च को, तो मार्च को सॉरी क्षमा करें, अप्रैल को, ये अप्रैल में पहुंच गए 6 अप्रैल को दांडी के मार्च, और बोल दिया कि नमक कानून तोड़ रहे, कानून तोड़ना सिखा दिया। गांधी जी अभी तक लिबरल तरीके से काम कर रहे थे, अब इन्हें बोला कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जेल जाना है जाओ, लेकिन कानून तोड़ के जाओ। तो कानून तोड़ना शुरू कर दिया था। वैसे ही परेशान हो गए थे अंग्रेज, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको परेशानी है, ये डायर की खत्म, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया, और बोला अब ये केंद्र में होगा। द्वैध शासन प्रांतों में खत्म करके केंद्र में लागू कर दिया गया। अब वो जो आरक्षित विषय और वो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट सेंटर में लगाया जाएगा, प्रोविंसेस में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव हुआ, उसके बाद कभी ये लागू ही नहीं हो पाया, केवल कहने की बात थी कि वो लागू करेंगे। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात ये हुई कि इस एक्ट की वजह से, 1935 के एक्ट की वजह से क्या हुआ, एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गठन किया गया इसकी वजह से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी वजह से आ गया था, और इन्होंने एक बहुत अच्छा हमारे देश में मनी का सप्लाई को, चेन को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी थी, बैंकों का बैंक, दैट इज आरबीआई। और एक और चीज इन्होंने की थी, दिस एक्ट कंटिन्यूड अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही 1935 का अधिनियम जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये तब तक भारत में चलता रहा जब तक कि भारत में 26 जनवरी 1950 को नया भारत का संविधान लागू नहीं कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तक देश का संविधान लागू नहीं हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हम तो आजाद हो गए थे ना भाई साहब 1947 को। तो 1947 से 1950 तक देश चल कैसे रहा था, किस कानून पे चल रहा था, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये चल रहा था 1935 के एक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि These act continued until it was replaced by the new Constitution of India। जब तक कोई नया संविधान नहीं आ जाता तब तक यही चालू रहा, और 1950 में ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ऑटोमेटिकली कोई चीज खत्म नहीं होती, लिखा होगा कहीं पर तभी खत्म होती है। हमारे भारतीय संविधान का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 395, उसमें लिखा हुआ है कि जब देश का संविधान लागू हो जाएगा, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, वो न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यही हुआ। लेकिन ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें इन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दी थी। हम लोग नहीं चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग तो चाहते थे। गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई भी हो गई थी, और गांधी अंबेडकर साहब के बीच में पूना का पैक्ट भी हुआ था 1931-32 के समय में। इरविन साहब से भी भिड़ गए थे गांधी जी, सबसे भिड़ गए थे, लेकिन ये काम नहीं खत्म हुआ। यहाँ क्या हो गया, एससी एसटी दलित समुदाय जो थे उन लोगों को भी अब वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैं बात कर रहा था 1909 का अभी खत्म ही नहीं हुआ। महिलाओं को दे दिया, दलितों को दे दिया, सबको यहाँ पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर दे दिया गया था। गांधी जी बोल रहे थे आरक्षण दे दो, ये बोल रहे नहीं सेपरेट इलेक्टोरल देंगे। सो सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया, और इससे गांधी जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने फिर बाद में बोला कि अब कुछ नहीं होगा, करो या मरो भाई साहब, देश को आजाद कराना है, जो कर सकते हो करो। तो सब कुछ हुआ, और आखिरकार वो दिन आ गया जब हम कह सकते थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कि हम कह सकते थे कि भारत आजाद होगा। हमारे आजादी के पीछे एक बड़ी अच्छी घटना ये हुई थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ने काफी साथ दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसकी वजह से अंग्रेज कमजोर हो गए। और दूसरा जो कमाल का सिक्का वो था कि इंग्लैंड में 1945 में चुनाव हो गए थे, और इंग्लैंड के चुनाव में वो आदमी जीत गया, क्लेमेंट एटली, जो भारत की आजादी के लिए चाहता था, वो चाहता था कि भारत आजाद हो। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहने वाला क्लेमेंट एटली आजाद हो गया था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि इंडिया को आजाद करे, और इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन साहब को इंडिया भेजा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उन्हीं के साथ लागू हुआ, और इसमें कहा गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरिन, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया। भारत स्वतंत्र भी होगा और संप्रभु भी होगा, अब इसके ऊपर किसी का राज नहीं चलेगा। द वायसरॉय एंड द गवर्नर को केवल क्या बना दिया गया, नॉमिनल हेड बना दिया गया। अब नाम मात्र के, जैसे आज राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही वायसरॉय और राज्यपाल तो केवल नाम मात्र के बनाए गए थे। और साथ ही साथ बोला गया कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी, सेटअप अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस,
केंद्र और राज्य के बीच में एक रिस्पॉन्सिबल सरकार गठित की जाएगी। जब तक देश का संविधान लागू नहीं होता तब तक तो ऐसे ही काम चलेगा, लेकिन जिस दिन संविधान बन गया, कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन चुनाव होंगे। चुनाव के साथ ही देश में रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार की गठन किया जाएगा और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी। संविधान बनाने वाली सभा, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगले लेक्चर में मैं इसी की बात करने वाला हूँ। असाइंड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, देश में जो देश में कानून बनाने की शक्ति इन्होंने इसी 1947 में बोला कि जब तक देश में चुनाव नहीं होते, जब तक देश का संविधान लागू नहीं होता, तब तक देश के कर्ता धर्ता जो हैं वो संविधान बनाने वाली संस्था होगी। संविधान बनाने संस्था का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा को ही विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियां सौंप दी गई और भारत हो गया आजाद। वैसे तो क्लेमेंट एटली का जो अधिनियम था उसके हिसाब से भारत जून 1948 में आजाद होने वाला था। उनके हिसाब से तो इस अधिनियम के हिसाब से भारत को जून 1948 में आजाद कर देंगे, लेकिन चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि जल्दी से इस चीज को खत्म किया जाए और 3 जून 1947 मैं आपको बता देता हूं उस बारे में भी कि हुआ क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन साहब, क्लेमेंट एटली तो लिखा था अपने खत में कि लेट इंडिया फ्री अनडिवाइडेड, इंडिया को अविभाजित ही आजाद करना है, लेकिन माने ही नहीं मुस्लिम लीग। इस वजह से 3 जून, ये ध्यान रखना, 3 जून 1947 को एक प्लान इंडिया में आया था जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन प्लान है, माउंटबेटन प्लान, समझ जाएंगे आप। माउंटबेटन प्लान है। इसमें बोला गया कि 2 नेशन थ्योरी डाली गई। उन्होंने बोला कि एक बनेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणतंत्र की बात की गई, एक भारत गणतंत्र बनेगा, और एक बनेगा रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम क्या ही लिखे, ये लिख दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान गणतंत्र, पाक गणतंत्र बनाया गया। 2 चीज बनाई गई। और तीसरा बोला गया कि जो सेपरेट छोड़ दी गई थी वो थी प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासतों को अलग छोड़ दिया गया। द ऑल प्रिंसली स्टेट अप्रोक्स 565 दे ऑल प्रिंसली स्टेट हैव चॉइस, आइदर आप जाओ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पास, आइदर आप जाओ पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान या भारत में आप कहीं भी मिल जाओ। भारत के पूरे टुकड़े यहाँ पर कर दिए गए थे। टुकड़े करने वाला प्लान ही था ये माउंटबेटन प्लान। वो चाहते तो रियासतों को जोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप फ्री रह सकते हो। तो माउंटबेटन का किया था ये, और माउंटबेटन साहब ने ये योजना बनाई, इसलिए इस योजना का नाम पूछ सकते हैं 3 जून 1947। उसके बाद तो फिर जुलाई अगस्त था और 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। 15 को हम आजाद हुए, हमसे पहले पाकिस्तान हो गया, लेकिन आज भी हालात उसके गुलामी जैसे ही हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये पूरा लेक्चर समाप्त होता है जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी सीरीज में बने रहिएगा। सारे वीडियो आपको इसी बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब अंतिम विदा लेना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा संविधान सभा। कैसे भारत का संविधान बनाया गया था, इस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।